Good morning, everybody. I hope that all of you are enjoying the process of learning, and it's my advice to you to read some good text and watch some good videos. Reason being, this will help you to find out new vocabularies and it will enhance your knowledge also. It will help you in future for your communication skills and for confidence. So, in knowledge bank में थोड़ा सा कुछ ऐड करते हैं. We will talk about reformation. एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी में एक टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो उसको समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लिटरेचर को उस एरा में पढ़ सकते हैं. तो चलिए रिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं. अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि रिफॉर्मेशन में जो चेंजेस हुए थे वो कौन कौन से थे और उनका इम्पैक्ट जो था वो क्या पड़ा इंग्लिश लिटरेचर पर. रिफॉर्मेशन के बेसिक्स क्या रहे, मैं आपको बता देती हूँ कि रिफॉर्मेशन जो था वो रेनेसा आ चुका था 1350 के बाद, जब कॉन्स्टेंटिनोपल जो था उस पर आक्रमण हुआ था ओटोमान आर्मी का. तो वहां से जो स्कॉलर्स आए थे वो अपने साथ कुछ क्या लेकर चले आए थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर चले आए थे, जो वहाँ का एक साहित्य या एक एंशियंट ग्रीक और रोमन का जो लिटरेचर था, जो उनके इन्वेंशंस थे या जो भी नॉलेजेबल मैन्युस्क्रिप्ट था, सब लेकर कहाँ चले आए थे, इटली में. और जब इटली के लोगों ने इसे पढ़ा तो वहां पर एक क्रांति सी आ गई थी और लोगों ने सोचना समझना शुरू कर दिया. और ये पीरियड क्या कहलाया था, रेनेसा. जब लोगों की मानसिक स्थिति सोचने समझने की हो गई, जब उन्हें हर चीज जो गलत थी वो गलत लगने लगी, जो सही थी वो सही लगने लगी, तो इसी दौरान क्या हुआ कि चर्च जो था, रेनेसा की वजह से उनमें जागृति आई. वहां जो चर्च थे उनमें कुछ ऐसी परंपराएं पनप गई थी जो लोगों को मंजूर नहीं थी. अब उनको लग रहा था ये बेकार की चीजें हैं, इससे तो हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट हम गॉड को मानने लगते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा. क्योंकि चर्च में पनपने वाली इन कुरीतियों ने लोगों को चर्च के खिलाफ कर दिया और वहां से ही रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, रिफॉर्मेशन ऑफ कैथोलिक चर्च और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी. तो रिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या हुआ, दोबारा से बनना. ये भी एक तरह से रेनेसा का ही पार्ट रहा था. तो हम देख लेते हैं कि रिफॉर्मेशन के बेसिक में क्या था. लेट मी टेक पेन फॉर यू. एक्चुअली रिफॉर्मेशन जो था वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, किसके खिलाफ, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, जो यूरोप में 16th सेंचुरी में फैला हुआ था. और इसका मेन जो चैलेंज करने का रीजन रहा था, कैथोलिक चर्च के अंदर जितनी भी असमानताएं फैली हुई थी उसकी वजह से ये था. रिफॉर्मेशन एक्चुअली क्रिश्चियन चर्च को स्प्लिट कर गया, यानी कि दो भागों में तोड़ गया. और जो लोग रिफॉर्मेशन चाहते थे उन्होंने चर्च की मान्यता को पूरी तरह से नकार दिया था. तो इस तरह से रिफॉर्मेशन का स्टार्ट हुआ था. अब चर्च में कौन कौन सी रॉन्ग प्रैक्टिस थी ये हम देख सकते हैं. सबसे पहले जो प्रीस्ट थे वो इग्नोरेंट थे, यानी उनमें नॉलेज का अभाव था. दूसरी बात ये थी कि जो बिशप्स थे वो दिन पर दिन वेल्दी होते जा रहे थे, जबकि लोगों का मानना था जो भगवान की सेवा में है उसके पास धन का क्या काम. तीसरी बात थी, जो पॉप्स थे वो भी इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जैसे मिस्ट्रेसेस को रखना या फिर सांसारिक मोह माया में पड़ जाना, इस तरह से. जबकि चर्च में ये सब अलाउड नहीं था, तो चोरी छुपे वो ये लोग काम किया करते थे. इसके बाद आ गया सिमोनी. इसमें लोग ब्राइब दिया करते थे और हायर पोजीशन पर पहुंचा करते थे. तो नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद भी वहां था. इसके अलावा प्लूरलिज्म भी वहां था, यानी कि आपको बहुत ज्यादा चार्जेस देने होंगे किसी भी एक चीज के लिए, बार बार अलग अलग, तो ये प्लूरलिज्म में आ गया. अब एब्सेंटीज, यानी कि जो पादरियों की अपनी ड्यूटी थी वो वहां से भी एब्सेंट रहा करते थे. और डिमांड ऑफ मनी, हमेशा ही चर्च से मनी की डिमांड आया करती थी, इंडल्जेंस भेजा जाते थे ताकि वो उनसे पैसे ले सके. तो ये सारे जो रॉन्ग प्रैक्टिस थे चर्च के, इन्होंने क्या किया, लोगों को अपने खिलाफ कर लिया. अब मेन रीजन जो रहा था मैंने आपको बता दिया, इसके तीन रीजन रहे थे. रेनेसा का मूवमेंट हो गया, लोगों में जागृति आई. दूसरा, चर्च ने अपनी ही गतिविधियों के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया क्योंकि गतिविधियां उनकी गलत हो गई थी. और तीसरा था, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ रहा इसके बाद, वो रहा प्रिंटिंग प्रेस का. गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर लिया
और जो चीज़ अब सपोज करिए मेरे विचार हैं और मैं इन्हें लिखना चाह रही हूँ, तो मैं अपने पास अपनी एक मैन्युस्क्रिप्ट में इसको लिख लूंगी, और अगर जितने लोगों तक मैं पहुंच सकती हूँ उतने लोगों को मैं बोलकर वो बात बता दूंगी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस होने से क्या हुआ, जो लोग मुझसे दूर भी हैं उनके पास ये प्रिंटिंग मटेरियल आसानी से भेजा जा सकता था। तो प्रिंटिंग प्रेस ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया रेनेसा एज वेल एज रिफॉर्मेशन में। अब जो मेन लीडर्स हुए हैं आपके रिफॉर्मेशन के, वो कौन कौन है? मार्टिन लूथर, जर्मनी। सबसे पहले नाम मार्टिन लूथर का इसलिए आता है कि इनका जो फॉलोवर्स थे इनके, वो काफी संख्या में बढ़ गए थे। हालांकि छोटी मोटी घटनाएं रिफॉर्मेशन की इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े लीडर के रूप में बनकर सामने आए, रिफॉर्मर के रूप में। दूसरा, जिनेवा में जॉन कैल्विन ने जो रिफॉर्मेशन का बीज डाला, वो भी रिफॉर्मेशन पीरियड में मूवमेंट में बहुत बड़ा हाथ लगाता है। और इसके अलावा इंग्लैंड में हेनरी एट्थ जो किंग थे, उनके अपने कुछ कारण रहे कि उन्होंने रिफॉर्मेशन को वहां बढ़ावा दिया। हालांकि वो इस रिफॉर्मेशन को दिल से नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको अपने फायदे के लिए वहां पर यूज किया, और ये रिफॉर्मेशन इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन मूवमेंट का कारण बना। आपको बता देते हैं कि मेन रिफॉर्मर जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने 1570 में चैलेंज किया था कैथोलिक चर्च को, और एक मूवमेंट छेड़ दिया, उसका नाम क्या था? प्रोटेस्टेंटिज्म। और ये इसका मतलब था विरोध करने वालों का अलग एक मत। मार्टिन लूथर बिलीव किस चीज में करते थे? उनका मानना था कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो जो जीसस है सिर्फ उसमें विश्वास रखिए, अच्छे काम में विश्वास मत रखिए। लेकिन जीसस को अगर आप फेथ करते हैं तो ये नेचुरल है कि आप गलत काम नहीं करेंगे, तो जीसस में आपको विश्वास रखना पड़ेगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी, ये वो सोचते थे। दूसरा, उनका ये मानना था कि हमारा जो रियल सोर्स है फेथ का, वो बाइबल होनी चाहिए, ना कि प्रीस्ट। यानी जितना विश्वास हम प्रीस्ट में करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, हमें किस में करना चाहिए? सीधे बाइबल में। उन्होंने कहा चर्च इज ऑल बिलीवर्स नॉट जस्ट फॉर क्लर्जी। उन्होंने कहा चर्च जो है वो बिलीवर्स के लिए है, केवल विश्वास जो कर रहे हैं उनके लिए चर्च है, और हमें विश्वास किस में करना है? जीसस में करना है। मार्टिन लूथर एक्चुअली पहले तो लॉयर थे, लेकिन उसके बाद वो प्रीस्ट बन गए, और वो खुश इसलिए नहीं थे कि जब वो प्रीस्ट बने या मोंक बने तो उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस वहां पर देखी चर्च के अंदर बिशप्स की, कि उनका दिल जो था भर गया वहां से। उसके बाद उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब विटनबर्ग में वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। वहां पर पोप लियो 10th ने इंडल्जिस भेजे थे। इंडल्जिस के बदले में पैसा लिया जाता था चर्च के नाम पर। तो उन्हें इतना गुस्सा आया इस बात पर कि उन्होंने वहां पर थीसिस लिखी, यानी स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स बनाए, और ये आर्ग्यूमेंट 95 थीसिस के नाम से मशहूर है रिफॉर्मेशन मूवमेंट के अंदर। तो और जैसे ही उन्होंने इसको चर्च के गेट पर लगाया, वैसे ही जो उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने इन आइडियाज को लिया और गुटनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वहां से इसको प्रिंट कराकर पूरे यूरोप में बांटना शुरू कर दिया, जहां तक वो बांट सकते थे। इस तरह से कैल्विन का जो मूवमेंट अभी तक जर्मनी में चल रहा था, वो धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगा। अब मार्टिन लूथर का जब आइडिया दूसरे मुल्कों में फैल गया, दूसरे देशों में फैल गया, तो यूरोप के इन वाले देश में क्या हुआ? मार्टिन लूथर की जो कही हुई बातें थी, वो दूसरे लोग भी पकड़ने लगे, जैसे कैल्विन। बहुत लोग इम्प्रेस हुए, और कुछ लोगों ने इसमें ऐड भी किया कुछ अलग से, लेकिन सभी लोग रिफॉर्मेशन चाहते थे। इसके अलावा मार्टिन लूथर जो थे, उनको बार बार अलग अलग जगह से थ्रेट मिल रही थी, जैसे कि उन्हें प्रिंसेस से थ्रेट मिल रही थी, जैसे कि उन्हें पॉप से थ्रेट मिल रही थी, चर्च उन्हें थ्रेट दे रहे थे। लेकिन मार्टिन लूथर का जो अपना मत था, उसको आम लोग मानने लगे थे और रिफॉर्मेशन की धारा में चले आए थे। रिफॉर्मेशन में नेक्स्ट जो नाम आता है, दैट इज फॉर जॉन कैल्विन। एक्चुअली जॉन कैल्विन जो थे, मार्टिन लूथर की राइटिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे। उनके आइडिया को कैल्विनिज्म कहा गया। वो बताते थे कि गॉड डिसाइड करता है, पहले से ही वो डिसाइड रखता है कि किसको हेवन में जाना है, किसको हेल में जाना है। और वो लोगों को बताते थे अगर आपको भगवान ने चूज किया है तो वो आपको अच्छी चीजें कराएंगे और हार्ड वर्क भी देंगे। हालांकि उसका ये मानना था कि चर्च को किंग नहीं चला सकते, इसको ऑर्डिनरी पीपल को चलाना चाहिए, ताकि वो आम लोगों की समस्याओं को समझ सकें। और उसके बाद वो पुरिटेंस बन गए थे। वो बिलीव करते थे
कि जो थियोरेटिकल चर्च है उसे गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाए। कैल्विन फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन वो जिनेवा चले गए क्योंकि जो किंग फ्रांसिस वन थे वो प्रोटेस्टेंट यानी कि रिफॉर्मर्स के खिलाफ थे। उन्होंने जिनेवा में अपना मूवमेंट स्टार्ट किया और धीरे धीरे लोग उनकी तरफ आते चले गए। उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिस ग्रुप में डॉक्टर्स, बुजुर्ग और बहुत सारे क्लर्जीज मैन हुआ करते थे, तो जिसकी वजह से ये ग्रुप जो था और भी ज्यादा फेमस हो गया। उन्होंने जिनेवा में ये जो लाइफ थी वो बिल्कुल प्योर कर दी थी, यानी कि कोई फन नहीं था उसमें, सिली कपड़े आप नहीं पहन सकते थे और पब्स आप नहीं जा सकते, संडेज को वहां पर कोई काम नहीं होता था, सिर्फ पूजा पाठ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में हेनरी एथ का जब राज्य था तो उनके पास कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने 6 शादियां की थी, जिनमें से 2 वाइफ को उन्होंने डाइवोर्स दे दिया था और 2 को मौत के घाट उतार दिया था। लास्ट में जब उन्हें कोई मेल आयर यानी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने चर्च से एक और तलाक मांगा और इस तलाक को पॉप ने देने से मना कर दिया क्योंकि वो क्वीन के जो थे जानने वाले थे। तो उनके जो नए चीफ मिनिस्टर बने क्रॉमवेल, थॉमस क्रॉमवेल, उन्होंने एडवाइस किया कि आपको जरूरत ही नहीं है किसी से तलाक मांगने की। यू डू वन थिंग, डाइवोर्स के लिए आप खुद ही चर्च के अधिकारी बन जाइए, अपने आप को वहां पर पॉप नियुक्त कर लीजिए आप। तो बिल्कुल हेनरी को ये पसंद आ गया क्योंकि रिफॉर्मेशन के दौरान जिनेवा में और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो मार्टिन लूथर थे वो रिफॉर्मेशन का काम कर रहे थे चर्च के खिलाफ, तो हेनरी ने भी झंडा उठा लिया। हालांकि हेनरी के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं था प्रोटेस्टेंट्स का या कैल्विनिज्म का, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फायदे के लिए क्या किया, वहां पर रिफॉर्मेशन किया चर्च के अंदर, और चर्च में जो अपने आप को वहां पर उन्होंने क्या बता दिया, एक राजा बता दिया, यानी कि मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। तो उन्होंने अपने आप को वहां पर एज अ प्रीस्ट नियुक्त कर दिया और उसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया और उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनको एक बेटा हुआ, इसका नाम था एडवर्ड। लेकिन एडवर्ड का जो था लाइफ जो बहुत छोटी थी, और जब यंग एज में एडवर्ड की डेथ हो गई तो उनकी बेटी थी मैरी, उसने राज किया। मैरी ने जो चर्च थे उनको सपोर्ट किया, और जो वहां पर प्रोटेस्टेंट थे यानी कि जो रिफॉर्मर्स थे उनको कड़ी सजा दी मैरी ने और दोबारा से चर्च को स्थापित किया। मैरी इतना नफरत करती थी रिफॉर्मर्स से कि उसने एक बार 300 लोगों को एक साथ अरेस्ट कर लिया था और जला दिया था। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, ब्लडी मैरी पड़ा था वहां पर। लेकिन जब 5 साल बाद मैरी की भी डेथ हो गई तब हमारे पास आई एलिजाबेथ। ये रिफॉर्मर रही। इन्होंने इंग्लैंड के अंदर लिटरेचर, आर्ट, क्राफ्ट यानी रेनेसां को बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की, और रिफॉर्मेशन में एलिजाबेथ के टाइम में इतने महान लिटरेचर लिखे गए, आर्ट एंड क्राफ्ट में तरक्की हुई, और भी सब तरह से उन्होंने प्रोटेस्टेंट को क्या किया, सपोर्ट किया। तो ये एरा भी बहुत शानदार एरा माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री के अंदर। एलिजाबेथ जो थी उन्होंने मैरी के डेथ के बाद संभाला था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेनेसा का पूरा इफेक्ट रिफॉर्मेशन पर पड़ा, और इसी रिफॉर्मेशन की वजह से चर्च जो थे वो अपना अस्तित्व खो चुके थे। और रेनेसा के दौरान एलिजाबेथ के आने से लिटरेचर में जो उन्नति हुई उसके लिए हम एक नया वीडियो अलग से बनाएंगे आपके लिए। फिलहाल आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको रिफॉर्मेशन समझ में आया होगा। काइंडली लाइक इट, share it and comment us if you have any problem. Subscribe the channel so that you can get the notification at the earliest. मेरा यहाँ पर WhatsApp नंबर भी लिखा हुआ है मैंने, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे डायरेक्ट WhatsApp नंबर पर लिख सकते हैं with a reference. Thank you very much.